तो हम स्टार्ट करेंगे आज वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी पावर को समझने के लिए पहले हमें कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, एनर्जी इज कंजर्व्ड, सो एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम फैन चला रहे हैं, तो फैन चलाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। ट्यूबलाइट जलाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसके अलावा कुछ और डिवाइसेस भी हम यूज करते हैं, जैसे हीट इंजन। हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। थर्मल पावर प्लांट में केमिकल एनर्जी जो कोल की है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इस तरह के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिनके अगेंस्ट वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटेशन फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। सपोज मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता हूं, चाहे मैं इस पाथ 1 से जाऊं चाहे मैं इस पाथ 2 से जाऊं, अगर मुझे कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है तो पाथ 1 और पाथ 2 से मुझे सेम वर्क करना पड़ेगा। इससे इस चीज को हम एक और तरीके से देख सकते हैं। अगर मैं पार्ट 2 से वापस बी से ए आऊं तो मुझे नेगेटिव वर्क वापस मिल जाएगा। या यूं भी कह सकता हूं कि अगर मैं ए से गया और 1 के बराबर वर्क किया मैंने, बी से ए आया तो 2 के बराबर नेगेटिव वर्क यानी वर्क मुझे मिल गया, और 2 का वर्क और 1 का वर्क बराबर है। इसका मतलब ओवर अ कंप्लीट साइकिल नेट वर्क डन विल बी 0। वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया जाए तो एक कंप्लीट क्लोज पाथ में वर्क डन हमेशा 0 आएगा। इसके एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स एटसेट्रा। नाउ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा जिसके अगेंस्ट किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड करे। फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कोसिटी, ये सारे फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। अगर मैं पाथ 1 से 2 तक जाता हूं, पाथ 1 से ए से बी पॉइंट पर जाता हूं, और अगर मैं पाथ 2 जो कि बिल्कुल सीधा है ए से बी तक जाता हूं, तो इन दोनों में मुझे फ्रिक्शन के अगेंस्ट अलग अलग वर्क करना पड़ेगा। ये पाथ बड़ा है तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ये पाथ छोटा है तो मुझे फ्रिक्शन के अगेंस्ट कम वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसे फोर्स जिनके अगेंस्ट किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, उन्हें हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डालते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब हम अलग अलग केसेस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। अगर मैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में जानता हूं तो F इक्वल टू होता है माइनस के एक्स। यह स्प्रिंग फोर्स होता है वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मुझे टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मैं इसके बीच में ग्राफ बनाता हूं, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो F इक्वल टू माइनस के एक्स एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास करेगी। सपोज मुझे इसका वर्क डन ज्ञात करना है, तो मुझे इसका वर्क डन जो होगा वो एफ एक्स कर्व का जो एरिया होगा दैट विल बी द वर्क डन, एंड दिस वर्क डन स्टोर्स इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
तो इसका एरिया निकाल लेता हूं मैं। इसका एरिया, ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो वर्क डन, W is equal to area, which is equal to half into base. Base is this one, that is x, into height, height is this one। अब इसको मुझे निकालना है, हाइट को। तो हाइट हो जाएगी इसकी x डिस्टेंस पर फोर्स की वैल्यू, ये इसकी हाइट होगी, और ये हाइट होगी एक्चुअली kx, क्योंकि x डिस्टेंस पर f की वैल्यू माइनस kx है। तो kx इसकी हाइट हो गई। तो इस कंडीशन में जो एरिया आएगा वो आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और यही पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर। Now if at amplitude x इक्वल टू a, तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी हाफ के ए स्क्वायर, और जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर होगी तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होगी, यानी टोटल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विल बी हाफ के ए स्क्वायर। अलग अलग कंडीशन पर हम तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करें तो फर्स्ट केस एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर x की वैल्यू a होगी, दैट मीन्स u विल बी मैक्सिमम, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हमें इससे पता चल गई, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, पर एक्सट्रीम पोजीशन पर v की वैल्यू 0 होती है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। सो टोटल एनर्जी विल बी u प्लस के ई, दैट इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। नाउ एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन, टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है जो सेम रहेगी, हाफ के ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। इससे हम देखेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर minus half k x square. So this will give v will be equal to under root k by m into a square minus x square whole under root. Third point, at equilibrium position, इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी x इक्वल टू 0 कंडीशन है, x इक्वल टू 0 कंडीशन पे u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर दैट इज 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, इक्विलिब्रियम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, सो वी कैन से हाफ एम वी एम स्क्वायर, वी मैक्सिमम स्क्वायर। अब अगर मैं टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो टोटल एनर्जी दैट इज हाफ के ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ एम वी एम स्क्वायर प्लस 0। इससे हमें वी एम की वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी रूट के बाई एम इंटू ए। अगर मैं इसका कर्व बनाऊं तो सबसे पहले मैं
काइनेटिक एनर्जी का कर्व बनाता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी माइनस एम्पलीट्यूड माइनस ए पर और प्लस ए पर मैक्सिमम प्लस ए पर 0 होगी और बीच में x इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम होगी। तो इसका कर्व जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। जबकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 होगी x इक्वल टू 0 कंडीशन पर और इन दोनों कंडीशन पर मैक्सिमम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। This is E equal to K plus U, which is half K A square total energy. Green line is potential energy and blue line is kinetic energy. तो इस तरह से टोटल एनर्जी हर केस में कंजर्व रहती है।